नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360। करेंगे दिन भर के तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी का मिशन 2024, जेपी नड्डा के साथ महासचिवों की बैठक, आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बवाल जारी, औरंगजेब की औलाद कहने पर फडणवीस पर भड़के ओवैसी, बीजेपी ने किया पलटवार। अमरनाथ यात्रा पर हुई हाई लेवल मीटिंग, बैठक में कैंप की क्षमता में बढ़ोतरी और ज्यादा रूट पर सीसीटीवी लगाने पर हुई बात। कनाडा में 700 भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा, फर्जी लेटर ऑफ एडमिशन का शिकार हुए छात्र। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया न्याय का आश्वासन। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में खोलेंगे जालंधर के कनाडा वाले कबूतरबाजों के कारनामों की पोल। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए बाजार, निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,600 के नीचे बंद। आईटी, एफएमसीजी और मेटल्स में गिरावट, तो निजी बैंकों और रियल्टी शेयरों से सपोर्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का तीसरा दिन, भारत की पहली पारी 296 रनों पर सिमटी, अजिंक्य रहाणे शतक से चूके। और आइए अब बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी की। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल कर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा में पढ़ाई का सपना लिए 700 छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया और अब वो फंस गए हैं, बड़ी मुसीबत में है। सीबीएसए यानी कि कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि छात्रों के एडमिशन ऑफर लेटर फर्जी थे। ऐसे सभी छात्रों को कनाडा सरकार अब भारत डिपोर्ट करने की बात कह रही है। अब शुरू से जरा आपको पहले पूरा मामला बताते हैं। देखिए, दरअसल 700 छात्रों ने साल 2018 से 2019 के बीच जालंधर के एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस सेंटर के जरिए स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया। हम्बर कॉलेज में दाखिला के लिए हर एक छात्र से 16 से 20 लाख रुपए लिए गए और साथ में हवाई टिकट और सुरक्षा खर्च अलग से वसूले गए थे। जब सभी छात्र कनाडा पहुंचे तो उनसे कहा गया कि हम्बर कॉलेज की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें अगले सेमेस्टर तक यानी कि 6 महीने तक का इंतजार करना होगा, ये कहा गया। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कह दी गई। अब छात्र तो कनाडा पहुंच चुके थे, वापस कैसे जाते? वापस जाने का खर्च भी उन पर भारी पड़ सकता था। ऐसे में बिना दाखिले के स्टूडेंट वीजा सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहता। ऐसे में छात्रों ने एजेंसी के बताए एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस एजेंसी ने कहा कि आप यहां छोड़ के दूसरे कॉलेज में चले जाओ। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके बाद पूरे मामले में नया मोड़ तब आता है जब सालों बीत जाने के बाद छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। सीबीएसए यानी कि कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी ने सभी छात्रों के दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया कि जिस एडमिशन लेटर के जरिए भारत से कनाडा आए गए थे वो फर्जी था और इसका खुलासा होते ही सभी छात्रों को कनाडा सरकार अब भारत डिपोर्ट करने की बात कह रही है। दूसरी तरफ कनाडा के लिए छात्रों को एडमिशन ऑफर लेटर देने वाला ब्रजेश मिश्रा फरार बताया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट फॉर स्टडीज एसोसिएशन के सदस्य का कहना है कि ब्रजेश मिश्रा एसोसिएशन का सदस्य ही नहीं था। एसोसिएशन को इस एजेंट की जानकारी ही नहीं थी। विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है। इधर विदेश मंत्रालय ने अब इन छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नेक नियत से काम करने वाले छात्रों को सजा देना अनुचित है। जो वास्तव में दोषी है उसे इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो छात्रों के साथ न्याय करने की बात कह रहे हैं। क्या इस वक्त चल रहा है इस पूरे मामले में, पहले जरा अपडेट ले लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए, फिर हम एक खास मेहमान जो कि हमारे साथ कनाडा से जुड़ेंगे, वहां के बैरिस्टर हैं, इमिग्रेशन लॉ के जानकार हैं, उनसे चर्चा करेंगे।
कनाडा में भारतीय छात्रों पर इन दिनों डिपोर्टेशन की गाज गिरी हुई है। एजुकेशन वीजा पर कनाडा गए 700 भारतीय छात्रों का ऑफर लेटर नकली पाया गया है। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया था। ठगी का शिकार हुए भारतीय छात्रों ने कनाडा में जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मुसीबत में फंसे इन भारतीय छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर एक मामले का मूल्यांकन करेगी। सरकार का पूरा फोकस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने पर है। तो वहीं इस मामले पर जालंधर के एडीसीपी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले के मास्टरमाइंड ब्रजेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया और जैसे ही हम बाकी इंटर एजेंसी के कोऑर्डिनेशन आगे कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चीज को जैसे से संपर्क। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लवलीन गिल, जो कि कनाडा में बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं और इमिग्रेशन मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है लवलीन जी आपका हमारे शो में। पहले तो ये बताएं सर कि एक जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की दरकार थी इस पूरे मामले में, क्योंकि जैसा हम पढ़ पा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ हैं इमिग्रेशन को लेकर। डिपोर्टेशन तो छोड़ दीजिए, बैन का भी खतरा हो सकता था। तो क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है और करंट स्थिति क्या है? जी, अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी ये बात कही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें विक्टिम के तौर पे, उन्हें पीड़ित के तौर पे देखा जाएगा और जो कोशिश होगी जो सिस्टम की, वो दरअसल जो असली आरोपी हैं, जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, जो कथित आरोपी हैं, उन तक पहुंचकर इस मामले की जो जड़ तक पहुंचने की कोशिश जो गवर्नमेंट की होगी। और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर, वो भी कई बार ये बात कह चुके हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कही है। उन्होंने ट्विटर पर, अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये बात कही है। सो जो सरकार है उसने बड़ा एक ये जो व्यू पॉइंट एक लिया है, जैसे कि एक मोशन भी पास हो चुका है पार्लियामेंट में। पहले सहमति नहीं बन पाई थी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनमें, लेकिन अब एक मोशन पास हो चुका है जिसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो चीजों का जायजा ले रही है। जल्द ही उस पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, वो भी पेश होंगे और उसके बाद फिर कोई जो अनाउंसमेंट है उसके आने की जो संभावना बन जाएगी। गिल साहब, एक थोड़ा सा हमें कनाडा के कानून के नजरिए से हमें बात समझाएं, क्योंकि हमने कनाडा के लॉ के बारे में बड़ी चर्चा सुनी है और वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के लॉ बड़े सख्त हैं। जैसा मैं कह भी रहा था कि डिपोर्टेशन तो छोड़ दीजिए, वहां पर शायद 4-5 साल के बैन की बात उसमें है। अब एक मोशन के बाद ट्रूडो साहब भी कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस सुनेंगे, लेकिन इतना सख्त लॉ है और बिना कोई कानून में कोई बड़ा बदलाव किए, क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि वहां की सरकार बच्चों को न्याय दे पाएगी? जी, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बात कही कि जो कानून है वो बड़ा सख्त कानून है, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर आपने सिस्टम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है तो आपको मिसरिप्रेजेंटेशन पर बहुत सख्त कानून रखना पड़ेगा। इसीलिए जब फेडरल कोर्ट्स में भी ऐसे मसले गए कनाडा में पहले, जहां मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, जहां एजेंट की ओर से मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, इवन ऐसे भी केस हैं जहां पर जो एप्लीकेंट है उसने सिग्नेचर्स भी नहीं किए, उसके सिग्नेचर्स भी फॉर्ज किए गए इमिग्रेशन एजेंट की तरफ से। वैसे केसेस में भी अदालत की ओर से कोई राहत जो है उन्हें नहीं मिली एप्लीकेंट को, क्योंकि लॉ ये कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आपका एजेंट भी कोई इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो जो आखिरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। उसमें जो दूसरी बात आपने कही, जो सेक्शन 40 है इमिग्रेशन एक्ट का, वो बैन की बात करता है।
पहले वो 2 साल का था, अब उसको बढ़ाकर 5 साल का बैन कर दिया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन के केसेस में। पर वो जो बैन है उसकी डिस्क्रेशन जो ऑफिसर है, जो डिसीजन ले रहा है, उस ऑफिसर के पास डिस्क्रेशनरी पावर है। ओके। ऐसा नहीं है कि वो बैन हर एक केस में लगाया ही जाए, वो कोई लाज़मी नहीं है, लेकिन डिस्क्रेशनरी पावर है। दूसरी बात जो सवाल आपने पूछा कि सरकार क्या कर सकती है, इसमें देखिए ज़रूर ये कानून है जो बहुत सख्त कानून है, लेकिन प्रावधान ऐसा भी है कानून में जिसमें मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करते हुए ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ओके। राहत जो है वो दे सकते हैं। चलिए और सर, ये एक थोड़ी सी राहत बड़ी बात है कि कानून बड़ा सख्त है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहें तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ अच्छे फैसले इस मामले में कम से कम ले सकते हैं। एक चीज और है, कहा जा रहा है, ट्रूडो साहब भी कह रहे हैं कि हम दोषियों तक पहुंचेंगे। अब जरा हमें बताइए सर, इसके दो नजरिए सामने आ रहे हैं। पहला, जो भारत में जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट था कथित रूप से, अब वो क्या उसके पास अथॉरिटी थी नहीं थी, वो आरसीआईसी एजेंट था नहीं था, ये तो सब चेक करना होगा। तो एक तो दोष इनका लग रहा है प्राइमा फेसी। दूसरा सर, बच्चों का ये कहना है कि हम 2018-19 में वहां पे चले गए थे, अथॉरिटीज ने इसे अर्लियर स्टेज पे क्यों नहीं पकड़ा? तो क्या कनाडा सरकार ये भी देख रही है कि कनाडा में भी कुछ चूक हुई है? जी, बिल्कुल, दोनों बातें जो आपने सही कही हैं। एक तो पहले हमें ये देखना होगा कि भारत में ख़ास तौर पे पंजाब में जो इतने एजेंट्स हैं, जो अपना ऑफिस अनरेगुलेटेड प्रोफेशन है ये, इसे रेगुलेट किस तरह किया जाए ताकि जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो और लोग हैं जो इमिग्रेशन जाना चाहते हैं विदेश, उनका जो शोषण है जो इन लोगों की तरफ से हो रहा है, जो कुछ लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इलीगल और लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से रेगुलेट करके रोका जाए, ये सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है इंडिया में। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कही कि कनाडा में जो सिस्टम है उसने पहले इसे क्यों डिटेक्ट नहीं किया, उसमें ये है कि इमिग्रेशन लॉ में अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, फेडरल कोर्ट में भी जाते हैं, आप सिस्टम से बात करते हैं, तो सिस्टम आपको एक क्रेडिबल पर्सन समझता है। जो क्रेडिबिलिटी आपकी है उसे आपको एक क्रेडिबल पर्सन माना जाता है, आप पे विश्वास किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है इम्पीच हो जाए। इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि जो ब्लेम है वो हम इस तरह से सिस्टम पर दें कि आपने पहले क्यों नहीं इस फ्रॉड को पकड़ा, तो मैं नहीं समझता कि इतना जायज होगा। लेकिन ये जरूर है कि कैनेडियन सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ये हम कह सकते हैं आईआरसीसी में। गिल साहब, मैं इस हवाले से इसे कह रहा हूं क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे बच्चे होंगे, खास तौर से हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, वो विदेश में पढ़ाई के नाम पर इस तरह के ठगों के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत जा रहे हैं, वहां पर क्या क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि इनको जो ऑफर ऑफ एडमिशन दिया गया है क्या वो इनके नाम का है, क्या वो इनके साथ धोखा करके लाया गया है, वाकई में एडमिशन हो सकता था इनका, सीट्स फुल हो गई, जबरदस्ती इनको बुला दिया, क्या मैनिपुलेशन हुआ है, क्या कोई चेक हो सकता है सर? जी, एक तो इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का एक सिस्टम है। एक तो पहले मैं ये भी कहूँगा जो छात्र अब फ्यूचर में आना चाहते हैं कि अपना जो एजेंट है उसका जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। जो आरसीआईसी के जो एजेंट्स हैं, जो अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, उनकी लिस्ट, उनकी सूची आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एजेंट वाकई में रजिस्टर है कि नहीं है। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरूर होना चाहिए आईआरसीसी के पास, जिससे वो कॉलेजेस से वेरीफाई कर सके कि जो एडमिशन लेटर हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने भी आप देखिए कि वेरीफाई कॉलेजेस से ही किया है, जहां से ये सारी बात शुरू हुई। दे गॉट इन टच विद द कॉलेजेस और उन्होंने जब वेरीफाई किया कि ये लेटर कॉलेज की तरफ से इशू हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहां पे सब बात क्लियर हो गई। सो कॉलेज से
बात की जा सकती है, ऑनलाइन जो रिसोर्सेस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं एजेंट्स की जो है वेरिफिकेशन के लिए। और इस तरह से, क्योंकि जो सीबीएसई ने भी ये इसी तरह से वेरीफाई किया है कॉलेज से बात करके, तो जो सिचुएशन है वहाँ जो छात्रों की, अब हम नहीं कह सकते कि क्या रही होगी, कि उन्हें उस वक्त जो है उन्हें क्या बातें कही गई, कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया, बिल्कुल। सो ये हम नहीं कह सकते। ऑलराइट सर, ये अब आखिरी जो मेरा आपसे सवाल होगा, हमारे भारतीय उन बच्चों के लिए जो कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पहला पीस ऑफ एडवाइस तो यही है कि आप चेक कर लें कि आपका एजेंट आरसीआईसी एजेंट है या नहीं है। आरसीआईसी मतलब रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वो है या नहीं है, और इसके सारे के सारे प्रावधान आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो कम से कम बेसिक चेक करके जाइए। इसके अलावा आप कोई एडवाइस देना चाहें सर, जो जाना चाहते हैं वहां पर और इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, पहला तो जैसे आपने बता दिया कि एजेंट का चेक करें, और दूसरा ये है कि कॉलेजेस को भी वेरीफाई करें कि कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह के कोर्सेज वो रन कर रहे हैं। अगर देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज ज़माना है, तो वो ये खुद भी कर सकते हैं। मैं तो इनकरेज करूँगा कि जो अपने आप जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत लोग हैं जो खुद भी करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आज के यंग एज है उनकी, वो जुड़े हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। सो जो सारे रिसोर्सेज हैं, इवन वीज़ा अप्लाई करने के, कॉलेज के जो कोर्सेज हैं, वो भी ऑनलाइन हैं। उसके अगर खुद अप्लाई नहीं करना तो उसकी प्रोसेस की जानकारी ज़रूर लें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन गिल साहब, आपने वक्त निकाला। एक सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा, वो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप कनाडा के लॉ के जानकार हैं। भारतीय एजेंसियां क्या कर रही हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि भारत में अगर खुलेआम इस तरह से लोगों को ठगने वाले, लोगों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन एजेंसी पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि एक, वो बच्चों का पैसा लूट रहे हैं, बच्चों का गोल्डन पीरियड लूट रहे हैं, 4-5 साल बच्चों ने वहां पे दे दिए, उनका वो उसके गुनहगार हैं, इसलिए उनको भी धरपकड़ बहुत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। दूसरी बात ये है, मैं ऐड करना चाहूंगा आखिर में, कि जब हमारी एजेंसीज या हम रेगुलेट नहीं करते और ऐसे फ्रॉड विदेश में पकड़े जाते हैं, तो उससे देश की भी जो छवि है वो खराब होती है। इसलिए इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज हर कोई ये बोलेगा कि भाई भारतीय एजेंट है, वो फ्रॉड है, वो इनको भेज देते हैं और बिना सोचे समझे बच्चे भी चले आते हैं, तो एक देश की छवि को भी नुकसान होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के एजेंट्स की धरपकड़ हो। और न जाने कितने हैं, अभी तो ये पढ़ाई के नाम पर आए हैं, नौकरी के नाम पर विदेश भेजने वाले कबूतरबाजों का तो काला चिट्ठा हर कोई जानता है। और अभी भी है ये, इतने सारे लॉ बन गए, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई, अभी भी गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ये बसे हुए हैं। तो इनको खोज निकालना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर स्टेट की एजेंसीज, पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि इनको कैसे वो पहचान करके धरपकड़ करें। थैंक यू लवलीन जी, वक्त निकालने के लिए आपका थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। तो एक तरफ कनाडा में छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बालासोर में छात्र स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। बता दें कि ओडिशा के ट्रिपल ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को इसी स्कूल में लाया गया था, जिसके बाद यहां बच्चों में खौफ है। ये खौफ स्वाभाविक भी है। लाशें इतना पड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं पाएंगे, गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे। कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो रात में वो कोई नहीं निकलता घर से। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहनागा हाई स्कूल की दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर कटी हुई लाशें।
ये भयानक मंजर था 3 जून का, जब इससे पिछली रात बालासोर के ट्रिपल ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को इस स्कूल में रखा जा रहा था। अब बहनागा हाई स्कूल के छात्र अपने स्कूल नहीं आना चाहते। उनके माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, स्कूल के इस क्लासरूम में शवों को अलग अलग अस्पताल के मॉर्चरी में रखा जा रहा था। बहनागा हाई स्कूल की टीचर बता रही हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। और 200 एम्बुलेंस में यहाँ पे लेकर आए थे। हिंदू रिचुअल से वो मानते हैं कि यहाँ कुछ होंगे। सारे डेड बॉडीज जो थे वो डरे हुए हैं और वो लोग भी खुद यहाँ के विजिट करके गए हैं। तो सम स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे हैं यहाँ आने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ करीब 567 छात्र पहली से 10वीं क्लास तक पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल के छात्र चाहते हैं कि दहशत के माहौल से उन्हें बचाया जाए, वरना दोबारा यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनका डर खत्म नहीं हो रहा। अभी तो दिल में घबराहट हो गया, हमको पढ़ने भी दिल नहीं लगेगा। 65 साल पुराने स्कूल के प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि बच्चों की मनोदशा बेहद खराब है। ऐसे में सरकार उनकी मदद के लिए आगे आए, वरना आगे स्कूल चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन ने उन क्लासरूम को तोड़ना शुरू कर दिया है जहां बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया था। आपको बता दें कि हादसे के बाद यहाँ लोग अपनों को ढूंढते हुए पहुंचे थे, लेकिन कटी हुई लाशों की हालत देख विचलित हो गए थे। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मृतकों के शव को जिस सरकारी स्कूल में लाया गया था, इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। और आपको बता दें कि यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शवों को लाया गया था। स्कूल प्रशासन के अलावा बालासोर के कलेक्टर भी इस बात से चिंतित हैं। फिलहाल प्रशासन ने अंधविश्वास फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों के माता-पिता से बात कर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है। बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई थी। बालासोर से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी भी अपील कि अंधविश्वास को कहीं से भी बढ़ावा न दिया जाए और बच्चों को एनकरेज किया जाए कि वो स्कूल जाएं, और इसमें पूरा सिस्टम जो है वो मिलकर काम करें। आज एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है स्वास्थ्य को लेकर। आईसीएमआर के मुताबिक देश में डायबिटीज के करीब 10 करोड़ मरीज हैं। इनके अलावा 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटीज की कगार पर खड़े हैं। हैरानी की बात यह भी है कि देश के समृद्ध राज्यों में इसका कहर सबसे ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है, ये सच्चाई है, लेकिन एक कड़वा सच सुनना चाहेंगे आप? देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। आईसीएमआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ से अधिक लोग शुगर की चपेट में हैं। ठहरिए, एक और कड़वा सच ये है कि देश में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है, यानी ये लोग प्री डायबिटिक हैं। कुल मिलाकर देश की बालिग जनसंख्या का करीब 25% या तो डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है। पिछले 4 साल में शुगर के मरीजों की संख्या करीब 44% बढ़ी है। खतरा बड़ा है, क्योंकि आंकड़े देश की सेहत के लिए भी कतई ठीक नहीं है। बेतरतीब जीवन शैली और खराब खान पान के चलते ये बीमारी युवाओं को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही है। यही वजह है कि आईसीएमआर ने अपने सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 20 साल से अधिक उम्र के करीब 1 लाख लोगों को शामिल किया। आईसीएमआर के इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन राज्यों को विकसित यानी समृद्ध माना जाता है, वहां इसका प्रकोप ज्यादा है। खासकर गोवा, पुडुचेरी और केरल की 25.5 से 26.5% आबादी शुगर की चपेट में है। वहीं चंडीगढ़ और दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ के 18 से 20.5% आबादी को डायबिटीज ने जकड़ रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आबादी के लिहाज से बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी है। यूपी की भले ही 5% आबादी डायबिटिक है, लेकिन 18% लोग प्री डायबिटिक के शिकार हैं, यानी एक डायबिटिक पर 4 लोग प्री डायबिटिक हैं।
मध्य प्रदेश पर भी डायबिटीज का खतरा कम नहीं है। यहाँ एक डायबिटिक मरीज पर 3 प्री डायबिटिक मरीज हैं। दरअसल आईसीएमआर ने पाया कि हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मोटापा डायबिटीज को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी वजह है। जिन लोगों में शुगर पाया गया उनमें 35.5% लोग हाइपरटेंशन के शिकार मिले, जबकि 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल असामान्य मिला। वहीं 28.5% से अधिक लोग सामान्य मोटापे से ग्रस्त पाए गए, जबकि शुगर से पीड़ित करीब 40% लोग ऐसे पाए गए जिनकी तोंद निकली हुई थी। डायबिटीज के खतरों की बात करें तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना और अचानक वजन गिर रहा हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। शुगर की जांच करानी चाहिए। इससे बचना है तो हेल्दी डाइट लेने के साथ रोजाना एक्सरसाइज करें, नशे से दूर रहें और खाने में चीनी थोड़ी कम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मीठा स्वाद कभी भी कड़वी बीमारी यानी शुगर में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए दिन भर देश में आज और क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं दिन भर की टॉप न्यूज में। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, साथ ही आपदा से कैसे निपटा जाए इस पर भी एनडीआरएफ की टीम अपनी प्रेजेंटेशन देती हुई नजर आई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी, रॉ और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर खुफिया एजेंसियों का बड़ा इनपुट मिला था। इनपुट के मुताबिक यात्रा को रोकने के लिए पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए आतंकियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा है पाकिस्तान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, उन्हें इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार को अब कुछ होता है तो उसके लिए प्रदेश की सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। एनसीपी के चीफ शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने धमकी को गंभीरता से लिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति की एक अच्छी परंपरा है, राजनीतिक स्तर पर मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं। किसी भी नेता को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता नीलेश राणे की शरद पवार पर औरंगजेब को लेकर टिप्पणी के खिलाफ एनसीपी ने आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नीलेश राणे ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि जब भी चुनाव आता है शरद पवार मुस्लिमों की चिंता करने लगते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या औरंगजेब का पुनर्जन्म शरद पवार है। एनसीपी इसी टिप्पणी की भड़की हुई है। उसकी मांग है कि नीलेश राणे इस ट्वीट को हटाएं। दिल्ली के जंतर मंतर धरने में शामिल 2 महिला पहलवान आज डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे। ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये दोनों पहलवान कौन हैं और किस मकसद से बृजभूषण के घर पहुंचे। वहीं इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह के बयान से बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा है कि जिस छेड़छाड़ की शिकायत की गई उस वक्त बृजभूषण और महिला पहलवान अगल बगल में खड़े थे। महिला पहलवान ने धक्का भी दिया, वो कुछ असहज नजर आ रही थी। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर्स, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्ज किए। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है और बीच में बोलना ठीक नहीं। उनका कहना है कि 15 जून के बाद जरूरत पड़ी तो कुछ बोला जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है। खबर है कि सचिन पायलट राजस्थान में नई पार्टी बना सकते हैं या फिर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बता दें कि 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। ऐसी आशंका है कि इस अवसर पर सचिन पायलट बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं आलाकमान को शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत भी वो दिखाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि यह सब अफवाह है। गैंगस्टर जीवा की हत्या के तार नेपाल के माफिया अशरफ से जुड़ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में विजय ने खुलासा किया कि हत्या से पहले उसने काठमांडू में अशरफ से मुलाकात की। अशरफ ने उसे बताया कि उसका भाई लखनऊ जेल में है, वहां जीवा उसे परेशान करता है, इसलिए जीवा को रास्ते से हटा रहा है। शूटर विजय के बयान के बाद पुलिस ने कैसरबाग बस अड्डे से लेकर कोर्ट तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने विजय को कोर्ट तक पहुंचाया। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच को लेकर
सीबीआई ने डीआईजी रैंक के अधिकारी के तहत विशेष जांच दल का गठन किया है। आपको बताएं कि मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था, लेकिन इसके बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा में कई लोगों के घर जलाए गए, लोगों को जान से मार दिया गया और कई लोग घर से बेघर हो गए। झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं, 310 घायल हैं, 37,450 लोग फिलहाल 272 राहत शिविरों में रह रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। 56 साल के शख्स ने पहले अपनी 32 साल के लिव इन पार्टनर की हत्या की। उसके शव को वो हाल किया जिसे जानकर रूह कांप रही है लोगों की। शव को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, उसे कुकर में उबाल दिया गया। हैरान की बात यह है कि शख्स को कोई पछतावा नहीं है, ये बात आरोपी ने खुद कबूल ली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा देने में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। एनसीबीसी के अध्यक्ष का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। अहीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 115 पिछड़ी जातियां मुस्लिम समुदाय की हैं। ओबीसी आयोग की टीम इस साल फरवरी को बंगाल दौरे पर थी। इस दौरान जांच में हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। दिल्ली बीजेपी को जल्द ही नया दफ्तर मिल जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का भूमि पूजन किया। इस दौरान दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सादगी से अपनी बेटी परकला वांगमई की शादी की। विवाह की रस्में उनके बेंगलुरु स्थित आवास में हुई। शादी समारोह में सिर्फ परिवार के लोग और खास दोस्त ही शामिल हुए। मिल रही जानकारी के मुताबिक शादी में किसी नेता या वीआईपी गेस्ट को न्योता नहीं दिया गया था। सीतारमण के दामाद प्रतीक दोषी गुजरात के रहने वाले हैं। वे पीएमओ में ओएसडी हैं। वित्त मंत्री सीतारमण की बेटी की शादी में उडुपी अदामारू मठ के संतों ने परकला वांगमई और प्रतीक दोषी के नए जीवन की शुरुआत के लिए अपना आशीर्वाद दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के तीसरे दिन भारत पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट हो गया। टीम इंडिया पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 173 रन से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। इससे पहले टीम इंडिया ने अजिंक्य रहाणे की 89 रनों की पारी की मदद से कंगारुओं पर पलटवार किया। टीम इंडिया ने फॉलो ऑन का खतरा बचा लिया। इसका श्रेय सीधे सीधे अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की शतकीय साझेदारी को जाता है। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के बीच 145 गेंदों में 109 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को फॉलो ऑन के खतरे से उबार दिया। अजिंक्य रहाणे 89 रनों के स्कोर पर कमिंस की गेंद पर ग्रीन के शानदार कैच पर विदा हुए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ओवल टेस्ट पर रहाणे की पारी के बाद क्या कहा। संवाददाता कपिल वशिष्ठ से देखिए उनकी यह खास बातचीत। भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए 7 समंदर पार से फैंस पहुंचते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास फैन इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर। सर, कमबैक हो गई है क्या भारतीय टीम की? देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आज मैं कल आया था, 7 विकेट जल्दी ले लिए, खुश थे। फिर उसके बाद हमारे 5 विकेट जल्दी खो गए। हमारे खिलाड़ी सारे 13, 14, 12 रन बना के आउट होने के बाद नेचुरली हम तो कल शाम को जब यहाँ से निकले लग रहा था कि हालत अच्छा नहीं होगा, और यहाँ आज सुबह पहुँचते हुए मैं सुना कि भारत आउट हो गया था। सर, अजिंक्य रहाणे हालत में साइलेंट वॉरियर से ज़्यादा साझेदारी तो ये 2 मुंबईकर ने किया हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में आज सुबह का खेल अच्छा, बहुत दिलचस्प रहा और आसान तो नहीं था। आपने देखा कि दोनों को चोट लगे, लेकिन फिर भी कितने हिम्मत से खेले, बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो ग्रिट दिखाई है, जो जिद दिखाई है, यहाँ से वो टर्न अराउंड हो सकता है, गाबा वाला टर्न अराउंड? क्या पता यार, उम्मीद तो है, लेकिन कल के हालत से जीत के बारे में सोचना नामुमकिन था। अब तो मेरे ख्याल में एक अच्छा क्लोज मैच होने का चांस बहुत अच्छा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ओवल में आउट होने के बाद क्यों ट्रोलर्स के निशाने पर आए किंग कोहली, और कोहली ने ट्रोल करने वालों को दिया कौन सा करारा जवाब।
किंग कोहली ने भारत को न जाने कितनी बार जीत दिलाकर गर्व करने का मौका दिया है, लेकिन ओवल टेस्ट के दूसरे दिन कोहली सस्ते में क्या आउट हुए, फैंस के निशाने पर आ गए। आउट होकर वापस लौटने के बाद कोहली की खाना खाते एक फोटो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे और किंग कोहली को ट्रोल किया जाने लगा। अंजलि नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, खाओ पियो एंजॉय करो, WTC गई भाड़ में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया कंप्लीटली बैकफुट पर खड़ी है और ये बैकफुट पर होने के बाद एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया बहुत वायरल है और जिसको लेकर विराट कोहली को खास तौर पर बेहद निशाना बनाकर ट्रोल किया जा रहा है। वो तस्वीर वो है जब भारत के दूसरे दिन 83 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, तब ड्रेसिंग रूम की एक तस्वीर ब्रॉडकास्ट की गई जिसमें विराट कोहली खाना खाते दिख रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर शुभमन गिल है और ईशान किशन है और टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ है जिनके चेहरे पर हंसी है। उसके बाद ये तस्वीर जैसे ही ब्रॉडकास्ट की गई, ये तस्वीर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग कमेंट करने लगे कि तुरंत आउट होने के बाद विराट बेहद गंभीर नहीं दिखे। कुछ इसी तरह सोशल मीडिया पर किंग कोहली की ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये ट्रोलिंग किंग कोहली के दिल पर लग गई और किंग कोहली की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए इन ट्रोलर्स को जवाब दिया है। विराट ने अपनी स्टोरी में लिखा है, दूसरों के विचारों की कैद से खुद को मुक्त करने के लिए हमें नापसंद होने की शक्ति पैदा करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर DDCA के डायरेक्टर ने भी कोहली का बचाव करते हुए ट्रोलर्स को फटकार लगाई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि आजकल एक ऐसी जनरेशन आ गई है जिसको क्रिकेट से प्यार नहीं है, वो सोशल मीडिया के लिए ही बेसिकली बने हैं। उनको क्रिकेट की नॉलेज भी नहीं है, ABCD भी नहीं पता होगी। एक खिलाड़ी जब आउट होकर बाहर जाता है तो उसके बाद वो खाना नहीं खाएगा क्या? मतलब अननेसेसरली किसी इतने बड़े खिलाड़ी को ट्रोल करना, और अगर वही खिलाड़ी 2 बार सेंचुरी मारते तो आप भाग के उसके साथ ऑटोग्राफ लेते हो। तो वो जो क्रिकेट का जो कैरेक्टर हो गया ना फैंस का, वो बहुत ही डेंजरस है। एक तरफ सोशल मीडिया पर कोहली ट्रोलर्स के निशाने पर है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के साथ साथ ओवल में भी फैंस किंग कोहली के सपोर्ट में खड़े हैं। एक तरफ विराट कोहली को हम कहते हैं कि ही इज द किंग ऑफ क्रिकेट एंड ही इज द किंग ऑफ इंडियन टीम। कुछ लोग होते हैं जो किसी को टारगेट करते हैं, एक प्लेयर को टारगेट करते हैं। ये टारगेट करना बहुत गलत है। देखिए, प्लेयर्स का वो अपना है कि अब अपने पवेलियन में जाके वो कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। सो दैट डजंट मैटर कि वो अच्छा नहीं खेले तो वो कुछ खाए ना। इस बीच कोहली को करीब से जाने वाले ट्रोलर्स पर कोहली के रिएक्शन को सही बता रहे हैं। क्या करेगा खिलाड़ी? परेशान होकर जवाब तो देगा, क्या करेगा वो? कभी वो भी ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा उसे भी आएगा और बहुत इमोशनल है। जिस भाषा में जो समझता होगा उसको उसी भाषा में जवाब देगा। फिलहाल कोहली ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को तो जवाब दे दिया है, लेकिन कोहली बैट से भी जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है ओवल में वो अपने बैट से भी ट्रोलर्स का मुंह बंद कर देंगे। मॉनसून के शुरू होने से पहले मुंबई BMC की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़े पैमाने पर लो लाइंग एरियाज में नगर निगम की तरफ से वाटर पंप्स लगाए गए हैं और कोशिश की गई है कि मॉनसून की तैयारी पूरी रहे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर साल नालों की सफाई को लेकर शिकायतें सामने आती हैं। इस बार मॉनसून में मुंबई को पानी में ना तैरना पड़े, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर प्रशासन को हिदायत देते नजर आए। नाला सफाई से लेकर सड़कों के गड्ढों को पाटने तक का काम जोर शोर से किया जा रहा है। वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति ना हो इसलिए कई लोकेशंस पर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 477 पंप्स लगाए गए हैं जिनसे पानी की निकासी तेजी से की जा सके। इसके साथ ही 85,000 से अधिक पेड़ों की छटाई की गई है। पिछले साल करीब 50,000 पेड़ों की छटाई की गई थी। इस बार मुंबई में नालों से जुड़ी समस्या को लेकर आप BMC के चैटबॉट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यही नहीं, 8169681697 पर फोन करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुंबई में भारी बारिश के दौरान CCTV के जरिए भी नजर रखी जाएगी। सभी CCTV BMC मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। जल भराव की स्थिति बनने पर BMC डिजास्टर कंट्रोल रूम को जानकारी देगा ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके। BMC का कहना है कि प्री मॉनसून का सारा काम समय से पहले पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि इस बार का मॉनसून काफी अलग होगा। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई।
बात बाजार की हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 223 अंक टूटकर 62,625 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 अंक फिसलकर 18,600 के नीचे क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 43,979 के स्तर पर सपाट बंद हुआ। दिन भर का हाल बताएंगे कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि बाजारों में ऊपरी स्तरों से जैसे ही ओपनिंग हुई उसके बाद धीरे धीरे गिरावट का ही मूड माहौल बनता हुआ नजर आया। काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे थे जहां पर दबाव का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा था, जिसमें निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हालांकि तेजी का मूड माहौल थोड़े बहुत स्टॉक्स में तो था, जिसमें इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक शामिल रहे, बट वो भी करीबन 1.5 से 2% तक ही चलते हुए नजर आए। बट भारी बिकवाली कहां पर थी? निफ्टी गिरावट में सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स जो ऑटो स्पेस थे, जो पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी बना रहे थे, मुनाफा वसूली का दौर यहां पर देखने को मिला। साथ ही टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स पर भी 2 से 2.5% तक की गिरावट रही। इनफैक्ट आज का जो स्टॉक इन फोकस था वो आईएक्स रहा, जिस तरह से यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश आते हुए दिख रहे हैं कि आगे चलकर चरणबद्ध तरीके से जो मार्केट कपलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जाए, तो उससे हो सकता है कि आईएक्स पर आपको और फर्दर दबाव आगे आता हुआ दिखे। इनफैक्ट यहाँ पर आज 10-10.5% के गिरावट के साथ ही यह क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पीछे नहीं थे, 6-6.5% तक का दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला। शुगर स्पेस जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी तेजी इनकी कीमतों में आती हुई दिखी, आइस रॉ शुगर में जो अच्छा रिबाउंड आया गिरावट के बाद, उस वजह से बजाज हिंदुस्तान, मवाना शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स भी बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखा रहे थे। साथ ही सीमेंट स्पेस से टॉप गेनर निकल कर आया इंडिया सीमेंट्स का काउंटर, 7% तक की दमदार तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही थी। रियल्टी स्पेस भी थोड़े बहुत गेनर्स में थे, जिसमें रेमंड, मैक्रोटेक डेवलपर शामिल रहे, और टॉप गेनर्स के लिहाज से एचएएल करीबन 6.2% की गेंस के साथ अच्छी तेजी बनाया। 812-813 के लेवल्स पर पीटीएम भी जाते हुए नजर आए। तो छोटे बजौले शेयरों में तो अच्छी खरीदारी आज आपको देखने को मिली। हालांकि इंडेक्स लेवल पर आज आपको लार्जली दबाव का एक्सपीरियंस हुआ, खासकर निफ्टी की अगर हम बात करें तो। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरावट या तेजी का रुझान वहां पर नहीं बना, पर टॉप लूजर्स में ईकीआई एनर्जी 14-14.5% तक का आज दबाव रहा। साथ ही बीईपीएल, बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स, यहाँ पर भी आज आपको भारी बिकवाली नजर आई। तो काफ़ी मिक्स बैग था। हालांकि जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस थे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट का मूड माहौल में थे। अब देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं अपने नए कारोबारी सत्र के साथ, वहां पर किस तरह का ट्रेड आता हुआ नजर आता है। मई का महीना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनफ्लो रहा है। इसमें भी लिक्विड फंड्स यानी कि डेट फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है। मई में एसआईपी इनफ्लो ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां, एमफी के सीईओ एनवी वेंकटेश ने बताया कि पहली बार किसी महीने में एसआईपी इनफ्लो 14,500 करोड़ से ज्यादा रहा है। साल दर साल मई में एसआईपी इनफ्लो 20% बढ़ा है, जबकि महीना दर महीना अगर हम देखें तो इसमें 7% की ग्रोथ रही है। अच्छी बात यह है कि लगातार 13 महीने से एसआईपी इनफ्लो 12,000 करोड़ से ज्यादा बना हुआ है। एसआईपी का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया था, इन द सेंस दैट वी आर सीइंग अराउंड 14,700 crores of gross inflows in SIP during this month. We had more or less said that we will see 15,000 crore in this financial year, so which I think is a reality. We will see that happening at least by October, November. We should see that happening 15,000 crore. So more and more retail investors have reposed faith and trust in the mutual fund schemes through SIP. आईआईएफएल फाइनेंस का रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एनसीडी इशू 9 जून से 22 जून तक निवेश के लिए खुल गया है। आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन निर्मल जैन की माने तो ये इशू इन्वेस्टर्स के लिए निवेश का अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें पैसा सुरक्षित रहेगा। साथ ही इस पर सालाना करीब 9% का रिटर्न भी मिलेगा। इशू खुलने के मौके पर निर्मल जैन ने संवाददाता एकता सूरी को बताया कि इस एनसीडी को AA रेटिंग मिली हुई है और इसे 24, 36, 60 महीने के लिए रखा जा सकता है। एनसीडी में ऑप्शन है आपके पास में 2 साल, 3 साल, 5 साल, मंथली और एनुअल या क्यूमुलेटिव, और इंटरेस्ट रेट जो है 9% के आसपास कूपन है, जो कि बहुत ही अच्छा है AA स्टेबल रेटिंग के लिए। और इस इशू से हम लोग
300 करोड़ का जो बेस इश्यू है उसके ऊपर ग्रीन शू मिला के 1500 करोड़ रुपये तक का इसमें हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं। और आज जब मार्केट हाई पे है, लोग इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि थोड़ा पैसा वो सेव करें और इक्विटी से निकाल के बॉन्ड इश्यू में रखें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। पीवीआर आइनॉक्स के आगे अच्छे दिन आ सकते हैं, ऐसा क्यों? बताने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, वित्त वर्ष 2023 पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और खासतौर पर अगर आप देखें तो पीवीआर और आइनॉक्स के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अच्छी बात यह कि FY24 की शुरुआत काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, जहां पर अगर आप देखें तो जो केरला स्टोरी है इसका 268 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला है। किसी का भाई किसी का जान, सलमान खान की मूवी 132 करोड़, ठीक ठाक यहाँ पर भी प्रदर्शन, हालांकि उम्मीद से काफ़ी कम था। और अभी 4 दिन पहले जो मूवी रिलीज़ हुई है ज़रा हटके ज़रा बचके, इसने भी अगर आप देखें तो अभी तक करीब 32 करोड़ कमा लिए हैं। लेकिन खास बात है कि जो लाइनअप है आगे जाके मूवीज़ का बहुत बढ़िया और शानदार स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सिर्फ जून के महीने में आप देखें तो 4 बड़ी बजट की मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली है। इनमें से सबसे पहली है हॉलीवुड की मूवी है फ्लैश DC, दूसरे नंबर पर है आदि पुरुष जो कि 16 जून को रिलीज़ होगी, मैदान अजय देवगन की मूवी है 23 जून को इसकी रिलीज़ होगी, और सत्य प्रेम की कथा जिसमें कियारा अडवाणी स्टार कास्ट में है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 29 जून को इसकी रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टार कास्ट काफ़ी मजबूत है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट होंगे, और साथ में अगर आप देखें तो गदर 2, ओ माय गॉड 2 और भी ढेर सारी मूवीज़ हैं, टाइगर 3, डंकी, ये भी जो रिलीज़ हैं, SRK की भी 2 मूवीज़ इसी साल रिलीज़ होने वाली है। तो माना जा रहा है कि जो लाइनअप है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको मल्टीप्लेक्सेस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात ये भी है कि FY24 में पीवीआर आइनॉक्स जो कि मर्ज्ड एंटिटी अब हो गई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 150 से 175 नई स्क्रीन जो है ऐड करने की प्लानिंग है। तो हो सकता है कि FY23 मल्टीप्लेक्सेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन FY24 यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आए। और अब देखते हैं टेक टॉप 10। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। इस हफ्ते टेक की दुनिया में काफी हलचल रही। एप्पल के मेगा इवेंट में हुए लॉन्च से लेकर सैमसंग गैलेक्सी F54 5G के लॉन्च तक, जाने इस हफ्ते के 10 बड़े टेक अपडेट्स। एप्पल ने WWDC 2023 इवेंट में लॉन्च किया नया मैकबुक एयर। ये 15 इंच का मैकबुक है जो 2 टेराबाइट SSD स्टोरेज, M2 चिपसेट और इंटेल कोर i7 प्रोसेसर से लेस है। इसमें 1080 पिक्सल फेस टाइम वेब कैमरा मिलता है। मैकबुक 18 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, जिसमें 6 स्पीकर का साउंड लगा हुआ है। इसकी कीमत है 1,34,900 रुपए। WWDC में विजन प्रो रियलिटी हेडसेट भी लॉन्च किए गए। रियलिटी हेडसेट में दोनों पैनलों में 23 मिलियन पिक्सल के साथ डुअल माइक्रो OLED डिस्प्ले मिलती है। हेडसेट एक कस्टम 3D डिजाइन के साथ आता है, जिसमें यूजर्स AR कंटेंट देख सकते हैं। इसमें 12 कैमरे, 5 सेंसर और 6 माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत है 2,88,966 रुपए। एप्पल ने M2 Max और M2 Ultra चिप्स के साथ Mac Studio PC भी लॉन्च किया है। ये इंटेल बेस्ड iMac के मुकाबले 6 गुना तेज काम करता है और M1 Ultra के मुकाबले 2 गुना तेज काम करता है। इसमें 192 GB तक यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, जिसकी बैंडविड्थ 400 GB तक है। साथ ही M2 Ultra चिप कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा चिपसेट है। ये सेकेंड जनरेशन चिपसेट 5nm नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। एप्पल ने WWDC में कई अपडेट्स भी जारी किए। इनमें iOS 17, iPadOS, macOS, watchOS अपडेट शामिल है। इनमें से iOS 17 अपडेट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें नेम ड्रॉप, स्टैंड बाय जैसे फीचर्स और नया जर्नल ऐप मिलता है। ये अपडेट iPhone X, 8 Plus SE फर्स्ट जनरेशन और XS Max में काम नहीं करेगा। सैमसंग ने इंडियन मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये 108 मेगापिक्सल कैमरा 6000 mAh बैटरी से लेस है। इस फोन के कैमरा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी खास बात ये है कि इसमें एस्ट्रोलैब्स, नाइटोग्राफी, OS और शेक कैम जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। ये 256 GB स्टोरेज और Exynos 13805 5nm प्रोसेसर से लेस है, जिसकी कीमत है 27,999 रुपए। Realme ने इंडियन मार्केट में Realme 11 Pro सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें Realme 11 Pro 5G और 11 Pro Plus 5G 2 स्मार्टफोन शामिल हैं। इन दोनों फोन में 6.7 इंच की फुल HD Plus AMOLED डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलता है। 11 Pro Plus 200 मेगापिक्सल कैमरा और 1 टेराबाइट स्टोरेज से लेस है। इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपए है। वहीं Realme 11 Pro 100 मेगापिक्सल कैमरा और 256 GB स्टोरेज से लेस है,
जिसकी शुरुआती कीमत 23,999 रुपए है। HP ने इंडियन मार्केट में 45 इंच के कर्व मॉनिटर के साथ कई डिवाइसेस लॉन्च की हैं। इस लिस्ट में वर्टिकल माउस, ईयरबड्स, 4K वेबकैम और थंडरबोल्ट G4 डॉक जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सभी प्रोडक्ट खास तौर पर हाइब्रिड वर्कप्लेस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका एम यूजर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। HP E45C G5 कर्व मॉनिटर की कीमत 1,26,631 रुपए है। वही वर्टिकल माउस की कीमत 8,999 रुपए है। UC ईयरबड्स की कीमत 41,999 रुपए है। मेटा की वेरिफिकेशन सर्विस को इंडिया में भी शुरू कर दिया गया है। मेटा की ये पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसके जरिए यूजर्स को पेड ब्लू टिक के साथ साथ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। इन सर्विस का फायदा एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स उठा सकते हैं। भारत में ऐप यूजर्स को हर महीने 699 रुपए और वेब यूजर्स को हर महीने 599 रुपए देने होंगे। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर सेम है। ट्विटर यूजर्स के लिए एडिट फीचर से जुड़ा नया बदलाव आया है। अब यूजर्स जो ट्वीट पोस्ट करेंगे, अगर उसे एडिट करना है तो उसके लिए उन्हें केवल 1 घंटे का समय मिलेगा। अक्टूबर 2022 में फीचर के लॉन्च के समय में ये सुविधा केवल 30 मिनट तक सीमित थी। व्हाट्सएप लाया नया अपडेट। अब व्हाट्सएप पर iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए फोटो शेयर करने का अंदाज बदल जाएगा, यानी अब यूजर्स HD फोटो शेयर कर सकेंगे। इसमें यूजर्स को फोटो सेंड करते वक्त स्टैंडर्ड और HD क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल इसे कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। इसे जल्द ही सभी के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ये थी टेक जगत की 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।